नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बाहर निकलें, मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। साबुन का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर हैं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि मास्क हमेशा नाक को भी ढका रखे, मुंह को भी। ये नहीं कि आपने नीचे रखा और चलते बने। ऐसे में आप खुद ही दावत दे रहे हैं एक बहुत बड़ी बीमारी को। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मलेरिया पर, क्योंकि आज हम वर्ल्ड मलेरिया डे मना रहे हैं। और वर्ल्ड मलेरिया डे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश सहगल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पैरासाइटोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जब हम मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया सालों साल से चलता आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हम ये सोचते हैं कि यार मलेरिया होता क्या। बहुत सारे आम आदमी की बात करें तो वो कहता है कि मच्छर के काटने से हो गया मलेरिया, और ये भी कहता है कि नहीं, मच्छरों पर हम बड़ा ध्यान भी रखते हैं और मच्छरों को पूरी तरह से भगाने की कोशिश भी करते हैं। तो अगर सीधी सीधी बात करें तो मलेरिया किस तरह से होता है? मलेरिया, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मलेरिया मच्छर के काटने से ही होता है। ये जैसे अब तो बच्चों को भी पता है कि एनोफिलिस मॉस्किटो है, वो काटेगा तो अगर उसमें मलेरिया होगा तो आगे आदमी को भी हो सकता है। ये तो सबको पता है, लेकिन मलेरिया सदियों से हो रहा है ये भी पता है। जब हमारे इंडिपेंडेंस में 1947 में मोर देन से अराउंड 25% ऑफ द पॉपुलेशन यूज्ड टू बी हैविंग मलेरिया एंड मिलियंस ऑफ डेथ, लैक्स ऑफ डेथ्स अकर्ड ड्यू टू मलेरिया इन इंडिया। अब ये है कि अब वो सिचुएशन काफ़ी फर्क पड़ गया है। अब बहुत कम प्रॉब्लम रह गई है, थोड़े एरियाज में ज़्यादा है, बाकी कई जगह तो मलेरिया ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। मैं अभी इंडिया की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड में तो कई जगह अभी है, ये कई कंट्रीज में बहुत प्रॉब्लम है, बट इंडिया में काफ़ी हमने स्टेप्स लेने के बाद, गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स लिए, उसके बाद काफ़ी कम मात्रा हो गई है। मैं आपको चंडीगढ़ का एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ सबसे पहले कि यहाँ हम तो हमारे पास फिगर्स जो हैं 3-4 साल से यहाँ कोई इंडिजिनस केस, मतलब जो यहाँ चंडीगढ़ इटसेल्फ का केस है वो नहीं हुआ। जो भी हमारे पास आ रहे हैं वो केस जो आसपास के स्टेट से आ रहे हैं। जैसे अभी पंजाब में कुछ एरियाज में है, पंजाब में पूरे में नहीं है, कुछ एरियाज में है, हरियाणा में भी कुछ एरियाज में है, कंट्री में भी कुछ स्टेट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन अभी मैं आपको एक फिगर बताता हूँ, जैसे कि अगर आप लो 2017 में ये कोई हमारे पूरे देश में से जो हमारा डाटा कहता है वो था कि अराउंड 8 लाख केस थे मलेरिया के। 2020 में ये घट के आफ्टर एफर्ट्स, मतलब गवर्नमेंट ने एफर्ट किए, हम लोगों ने भी खुद भी कुछ किए, तो ये 1 लाख के आसपास रह गए। काफ़ी तरक्की हो रही है इसमें। अब ये है कि गवर्नमेंट का प्लान ये है कि 2030 तक हम मलेरिया को एलिमिनेट करेंगे। उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का एफर्ट नहीं होना चाहिए। एक एक इंडिविजुअल जो हम आदमी है, जो यहाँ देश का आदमी है, उसका एफर्ट ज़रूरी है, बिकॉज हम सिर्फ गवर्नमेंट के एफर्ट से ये ख़त्म नहीं होगा। आपको पता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप कहीं पानी इकट्ठा, बारिश हुई, पानी इकट्ठा हो गया, ब्रीडिंग होगी, तो उसको आप गवर्नमेंट हो सकता है कि सारे आप उनके वो लोग सारी जगह से वो नहीं ख़त्म कर सकते, बट आपके पड़ोस में आपको कुछ दिख रहा है जहाँ आपको लगता है ब्रीडिंग हो रही है, उसको खाली कर दो। ये भी एक छोटा सा एफर्ट है, बट इट गोज अ लॉन्ग वे। डॉक्टर साहब, जब आपने पड़ोस की बात की है तो पड़ोस की बात कहते हैं तो मैं कहता हूँ पड़ोसी का है, मेरा क्या लेना देना। पानी रुका है, रुकता रहे, मच्छर हैं उस पर होते रहें। ये जो टेंडेंसी है हमारी, ये कितना पार्ट प्ले करती है? ऐसा है ना, जब मच्छर पैदा होता है और उड़ता है तो वो पड़ोस को नहीं देखेगा, उसकी जो फ्लाइट जिसको कहते हैं फ्लाई कर सकता है, वो काफ़ी 2-3 किलोमीटर कह लो या उससे भी ज़्यादा, और हवा होगी उससे भी वो खींचा चले जाता है। तो इसलिए ये नहीं है कि
ये वहीं पे रहेगा, जी। ये दूर जाके भी मलेरिया कर सकता है। इवन वो भी मैं कहता हूँ कि जैसे आपके किसी ट्रांसपोर्ट में है, जी। अगर इन्फेक्टेड है वो किसी और स्टेट में भी जा सकता जी, है, बिल्कुल अगर सही वो जिंदा रह गया तो वो भी स्प्रेड कर सकता है। सो ये पड़ोस का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, अगर ख़त्म करना है तो पूरा ख़त्म। यानी कि हम सबको अवेयर होने की आवश्यकता है। अगर हम खुद अपनी जिम्मेवारी समझेंगे तभी एलिमिनेट कर पाएंगे। दोनों तरफ से है, हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपनी जिम्मेवारी नहीं लोगे तो ये ख़त्म नहीं हो सकता। जी डॉक्टर साहब, जब हम वर्ल्ड मलेरिया डे की बात करते हैं तो हर साल जो है ये दिन मनाया जाता है, तो ये दिन मनाने के पीछे क्या औचित्य है? ये 2007 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह लो कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि उस दिन ये डे रखेंगे सो दैट वी कैन फोकस, हम कर सकते हैं कि मलेरिया कैसे ख़त्म या कंट्रोल करना उसके ऊपर करना है। तो उसके बाद ये डे मनाया जाता है। 2007 को इन्होंने ये डे चुन लिया और डिसाइड कर लिया। उसके बाद ये अब ये है कि मैं इतना बताता हूँ कि उसके बाद सारी कंट्रीज़ ने कंट्रीज़ को लेके किया और काफ़ी अच्छा एफर्ट हुआ है। आज की डेट में अगर आप देखो तो पूरे दुनिया में मलेरिया के केसेस काफ़ी घट गए हैं और कई कंट्रीज़ ने एलिमिनेट भी कर दिया। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, सेलोन जिसको कहते थे, उसने ख़त्म कर दिया मलेरिया, वहाँ मलेरिया नहीं है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो चलो छोटी कंट्री है, थोड़ा उनको ज़्यादा आसान रहा होगा, बट हमारा भी ये लक्ष्य तो यही है कि हमने ये ख़त्म करना है सो दैट ये बीमारी हमारा पीछा छोड़ दे बस। जी। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि ये बीमारी पीछा छोड़ सकती है, हम इसे भी मात दे सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी एक तरफ, दूसरी तरफ हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम पूरी तरह से ध्यान दें कि हमारे आसपास मच्छर ना पनपने पाए। डॉक्टर साहब, जब हम मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया जब होता है तो बुखार जैसे सिम्टम्स आना शुरू होते हैं और आमतौर पर हम देखते हैं कि बुखार चढ़ा है, हाँ चढ़ा है, लेकिन मलेरिया के सिम्टम थोड़े भिन्न से होते हैं, अलग होते हैं, और उसका बुखार कहते हैं अलग से होता है, कुछ और साथ में लक्षण लिए होता है, उसको पहचानना आवश्यक होता है। देखो, जो हमको आप अगर कहो तो पुराने ज़माने के जो हमारे बुज़ुर्ग भी कहते थे कि मलेरिया होता है और गर्मी लगती है फिर पसीना आता है, आजकल 100% वो नहीं होता। कई और बीमारियां भी ऐसी है जिसमें ये भी सिम्टम होंगे। सो अगर आपको बुखार हो रहा है और पसीना आ रहा है तो आपको चाहिए कि आप जो पास में कोई हॉस्पिटल है या हेल्थ सेंटर है वहाँ जाके आप टेस्ट कराइए। इसका टेस्ट बहुत सिंपल है, या तो स्लाइड है, और इससे बेटर भी आजकल जिसको हम रैपिड टेस्ट कहते हैं, वो प्रिक करके वो उसी टाइम एक रैपिड, जैसे आप इसका रैपिड टेस्ट में एक एग्जांपल देते हो जो रिसेंट लोगों को ज़्यादा पता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट फॉर कोविड, वैसे ही इसका मलेरिया का भी है, आपको आधे घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है और उसमें ये पता लग जाता है कि आपको है कि नहीं है, तो वो करा के अगर है तो उसकी दवाई ले लीजिए, बट अगर नहीं है तो हो सकता है कोई और बीमारी हो। जैसे एक एग्जाम्पल है डेंगी। डेंगी के ये है कि उसके भी सिम्टम मलेरिया जैसे होते हैं, उसमें बुखार होता है, पसीना हो सकता है, प्लस उसमें भी जैसे हम टेस्ट कुछ करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि प्लेटलेट कम हो गए, तो वो मलेरिया में भी हो सकते हैं। सो दे आर सिमिलर, बट डायग्नोसिस के लिए उसका टेस्ट अलग होता है और इसका टेस्ट अलग होता है। डॉक्टर साहब, जब हम आम आदमी की बात करते हैं तो आम आदमी बात करते करते ये पूछता है कि यार बुखार चढ़ता है, रात को चढ़ता है, ठंड लगती है, तब तुम्हें मलेरिया है, क्या समझ लेना चाहिए ऐसे मलेरिया है? ऐसा है कि अगर आपके पास कोई हेल्थ सेंटर आसपास नहीं है तो आप समझ के आप दवाई ले सकते हो कि मलेरिया ट्रीटेबल है, इसकी दवाई है, डेंगू की कोई दवाई नहीं है। सो अगर आपको लगता है तो लेने में कोई हार्म नहीं है, ड्राई सेफ है, बट फिर भी एज अ डॉक्टर मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको बुखार है तो अगले दिन, अगर रात को हो रहा है तो अगले दिन आप जाके उस टाइम पैरासिटामोल भी ले सकते हैं और अगले दिन जाके आप हेल्थ सेंटर में जाके डायग्नोसिस भी करवा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल ट्रीटमेंट लेना हमेशा बेटर है। अगर आपका मलेरिया है तो पूरा ट्रीटमेंट लेना है। अगर आपने सपोजिंग 2 गोलियां खाई तो हो सकता है वो अभी तो ठीक हो जाए लेकिन दोबारा हो जाए, वो और भी आपकी दशा खराब हो सकती है। डॉक्टर साहब, जब हम मलेरिया की बात करते हैं और मलेरिया के सिम्टम जब तक पता चलेंगे या हमने टेस्ट कराया तब पता चलेंगे, लेकिन आम आदमी में ये
एक घर कर गई है बात कि बस कुछ सिम्टम्स दिखे, 2-4 लोगों ने बता दिए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे आसपास घूम रहे होते हैं, सेल्फ मेडिकेशन की बात करते हैं और कहते हैं कि बाज़ार से ये वाली दवा लो, खा लो तो ठीक हो जाओगे। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप अगर बाज़ार से, तो आजकल इंडिया में ये है कि आपको बाज़ार से दवाई तो मिल जाएगी, लेकिन आपको एक्चुअल में मलेरिया है कि नहीं है वो तो नहीं डायग्नोज हुआ जी। हो सकता है आप दवाई लो और आपका बुखार ठीक ना हो और प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो इसलिए ये है कि डायग्नोसिस ज़रूरी है। ये तो सिम्टम्स तो कॉमन है, इवन आप अगर आपको कोई और जैसे कोई ब्लड की कोई इन्फेक्शन हो जाए उसमें भी बुखार तो आएगा आपको, जी लेकिन उसकी ट्रीटमेंट अलग है, इसकी ट्रीटमेंट अलग है। जी। डॉक्टर साहब, आजकल की अगर बात करते हैं, एक तरफ मलेरिया, फिर आगे चल के डेंगू आएगा, और अब तो हमारे बीच में कोविड-19 है और उसमें भी बुखार आ ही रहा है और लक्षण कुछ इंटरमिंगल्ड हो रहे हैं कि सारा कुछ एक साथ हो जाता है। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, कोविड के साथ मलेरिया कंफ्यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसमें यह है कि कोविड के जो सिम्टम है वो तो बिल्कुल अलग है। जी कुछ और बीमारियों के साथ जरूर कंफ्यूज हो सकता है मलेरिया, बट कोविड का तो खांसी होगी जी या बुखार होगा, और उसको क्योंकि ये मेनली लंग इन्फेक्शन है कोविड, और मलेरिया ने तो ब्लड में जाना है, ब्लड से खैर कहीं भी चले जाता है, ब्रेन तक भी चले जाता है, वो बात अलग है, बट मेनली इट इज गोइंग टू द ब्लड। तो वहाँ पे आपको सिम्टमटोलॉजी, जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो बिल्कुल अलग होंगे। जी। तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, फर्क पता लग सकता है। और डेंगू की अगर बात करते हैं तो उससे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको? डेंगू सिम्टम से हो सकता है, जैसे लक्षण से हो सकता है आप ना कर पाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने वो करना है, क्योंकि वो सीजन भी डेंगू का और मलेरिया का ऑलमोस्ट सेम है। जैसे आप मलेरिया बरसात के बाद ही होता है, डेंगू भी आप देखोगे बरसात के बाद ज़्यादा होता है, वो भी मच्छर है, बट उसका मच्छर अलग है, वो अलग, वो एडीज से होता है, ये होता है नोफली से, बट उसकी ब्रीडिंग भी बहुत फास्ट होती है एडीज की, इसकी थोड़ी स्लोअर होती है, ये थोड़ा सा इतनी आसानी से ब्रीड नहीं करता, वो बहुत जल्दी कर जाता है, बट सिम्टम से आप, जो लक्षण से नहीं आप डिफ्रेंशिएट इतनी जल्दी कर सकते। जी डॉक्टर साहब, कोविड के लक्षणों की बात करें, क्योंकि आजकल हम सब लोग बड़े ही उत्सुकता से ये देख रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। एक भयावह स्थिति है, डर है, और छोटे से लक्षण आते भी अपने अंदर एक भयभीत होने की स्थिति पैदा होने लगती है और हम नेगेटिविटी की ओर चले जाते हैं। तो तुरंत किन लक्षणों को समझना चाहिए कि ये कोविड हो सकता है? कोविड के दो या तीन मेन तो यही है कि आपको एक तो फीवर होगा जी, और आपका लंग मतलब चेस्ट की इन्फेक्शन होगी, खांसी आ सकती है, फीवर है, सिर दर्द भी होती है, ये मेन मतलब लक्षण है। अब उससे ये है कि आपको उसका और थोड़ी कमज़ोरी भी होएगी क्योंकि फीवर है और ये वायरस जो है बहुत खतरनाक वायरस है जी। सो ये मेन सिम्टम्स हैं जो है। बाकी और तो जैसे आजकल बोलते हैं टेस्ट खत्म हो गया, स्मेल खत्म होगी, वो भी इनके सिम्टम्स है। और जैसे आपको अब, क्योंकि ये साल पुरानी वायरस है, इससे पहले तो थी नहीं, तो अब और सिम्टम्स आपको पता लग रहे हैं आस्ते आस्ते, तो वो सारे अब पता लग रहा है कौन सी दवाई दे सकते हैं कि नहीं देनी है, तो ये अब हमारे को पता लगना शुरू हुआ जी। और प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति पॉजिटिव है, वो घूमा, कहीं चला गया, दूसरों को भी पॉजिटिव कर गया, लेकिन कहते हैं कि जितना हम प्रोटेक्ट अपने आप को कर पाएंगे उतना बचाव होगा। देखो, सबसे सिंपल प्रिकॉशन ये है कि मास्क, जो आपने शुरू में बोला, सैनिटाइजेशन, हाथ धोना, ये है। प्लस आप बाहर निकलो ही ना, आपने कहीं जाना है तो ज़रूरी है तो जाओ। अब जैसे मैं अभी जब कम हो गया था तो मेरा जैसे प्लान था कहीं जाने का, मैंने सब कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये अगर आप कहीं घूम फिर रहे हो तो आप अपना रिस्क जो है इन्फेक्शन का वो बढ़ा रहे हो, क्योंकि ये हवा से आए हैं। अब मलेरिया तो मच्छर काटने से होगा, बट ये हवा से होगी। आप अगर आपका इस हॉल में जैसे एक बंदा बैठा और 50 लोग और इकट्ठे हैं और एक पॉजिटिव है,
तो अगर आप आधे घंटे से ज़्यादा उस हॉल में इकट्ठे हैं तो आपको बहुत हाई रिस्क हो जाता है कि आपको इन्फेक्शन होगा, जी क्योंकि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो ये भी हो सकता है, जी ड्रॉपलेट्स होते हैं। सो ये प्रिकॉशन तो वही है जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है आपने बताए, जी उससे ज़्यादा नहीं। प्लस आपको वैक्सीनेशन अगर अवेलेबल है आपके लिए, आप तो एज ग्रुप गवर्नमेंट ने सारी खोल दी है, तो वैक्सीनेशन ज़रूर करानी चाहिए। आपको जो भी मीडिया में आ रहा है, मीडिया का मतलब ये जो व्हाट्सएप और वो कई इन्फॉर्मेशन जी आधी गलत भी होती है, आधी ठीक भी होती है, तो उस पर बिलीव नहीं करना। जो आपको गवर्नमेंट बोल रही है, उनके पास सारे एक्सपर्ट हैं, जी। वो एक्सपर्ट जो बताते हैं आपको उसके हिसाब से चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आम धारणा है कि वैक्सीनेशन करा लिया तब भी तो कोविड होना है, तो होने देते हैं। क्या फर्क है वैक्सीनेशन कराने के बाद और वैसे कोविड होने में? एक तो ये भावना ही गलत है कि अगर वैक्सीनेशन करा लिया तो कोविड होना है, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आपने दो डोज लगा लिए हैं तो आपको चांस ऑफ आपका कोविड होने का चांस कम हो जाता है। चलो आपका 100% नहीं कम हो सकता, बट कम हो जाता है। दूसरा ये है कि वैक्सीन अगर मान लो लगाई है तो जो सिम्टम्स हैं, लोग जो मर रहे हैं, जैसे अगर आपको 100 में होता है और उसमें से 10 मर रहे हैं, तो एटलीस्ट जो सिम्टम है कम हो जाते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुखार होगा और आपका 2-3 दिन में रिकवर भी कर सकते हैं। सो वैक्सीन के ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 बेनिफिट हैं। हमारे दर्शक सुन रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं और जान रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बहुत फायदे हैं। समझना यह है कि वैक्सीनेशन जिन लोगों ने करा लिया है, दोनों डोज लगा रही है, तो उन्हें हो सकता है वो पॉजिटिव हो जाएं, लेकिन उन्हें अस्पताल जैसी स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि उन्हें 5, 7, 10% अगर सिम्टम्स आ भी जाते हैं तो वो घर में ही ठीक हो जाएंगे। तो आप खुद समझिए कि घर में ठीक होना सही है या अस्पताल जाना सही है। ये जो हम पढ़ते रहते हैं सुबह से शाम तक, ना जाने कितनी इंफॉर्मेशंस इधर से उधर लेते रहते हैं और फिर फॉरवर्ड करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं ये देखो वैक्सीनेशन के बारे में किस तरह की जानकारी है। वो सब जानकारी धरी की धरी रह जाएंगी जब हम में से किसी को कोविड हो जाएगा। फिर हम कहेंगे यार विशेषज्ञों की बात माननी चाहिए। तो विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी वैक्सीनेशन करवाई है? हाँ जी बिल्कुल, मेरी दोनों वैक्सीन हो चुकी हैं, मैं दोनों शॉट लगवा चुका हूँ, क्योंकि इसका मुझे पता है कि फ़ायदा है जी, इसलिए ही लगवाई है। कोई ऐसी बात नहीं। चलो ठीक है, इसके कई जो ट्रायल्स कह सकते हैं कि पूरी तरह हो सकता है कि 100% वो जो हम कहते हैं कि जब अगर, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, तो जो ट्रायल हुई हैं स्टेज तक, उसके हिसाब से ये वैक्सीन सेफ है और लगवानी चाहिए, मेरा ये कहना है। और एक जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यूएसए ने अभी डाटा एनालाइज किया है, जो लेटेस्ट अभी अप्रैल आई थिंक 19 के आसपास उन्होंने किया है, उन्होंने भी यही बताया है कि जो वैक्सीन है ये डेथ प्रिवेंट कर सकती है और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत मिनिमल हैं, से 1 in 1 million। जी, और मिसाल के तौर पर आप खुद देख लीजिए, डॉक्टर साहब ने 2 डोज लगाई हुई हैं, हमारे सामने बैठे हैं, और हमारे कई सारे मित्र हैं जिन्होंने कोविड की वैक्सीन लगाई है और सही है, अपना कामकाज कर रहे हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग इंजेक्शन लगाने के बाद अपनी फ़ोटो शेयर करते हैं। तो ये पॉजिटिविटी है, तो इसको अपनाइए, ना कि नेगेटिविटी को अपने साथ बांधकर खुद ब खुद नेगेटिव होने की कोशिश करें। एक तरफ तो पहले ही सब कुछ इतना कुछ हो रहा है, आज की भयावह स्थिति की बात करें अगर डॉक्टर साहब, तो लगातार रश बढ़ रहा है, अस्पतालों में बढ़ रहा है, और उसके बावजूद भी हम शून्य की ओर घूर रहे हैं, वैक्सीनेशन को नहीं देख रहे हैं। तो क्या एक तरह से संदेश लोगों की अपनी ही गलती है कि वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी हो जाता है। अगर आप वैक्सीन लगा के अगर मैं आपका प्रिकॉशन नहीं लेता, मैं घूमने चले जाता हूँ, मॉल में चले जाता हूँ, सिनेमा हॉल में चले जाता हूँ, कहीं बाहर चले जाता हूँ, शादी पे हैं जहाँ 200 लोग इकट्ठे हैं, तो आपका रिस्क तो बढ़ रहा है। ये वैक्सीन का ये मतलब नहीं है कि अगर आपको वायरस की डोज कहते हैं हम, डोज अगर वायरस की आपकी ज़्यादा होगी तो वैक्सीन की प्रोटेक्शन को वो बेकार कर सकता है। सो आप प्रिकॉशन वही लेने हैं वैक्सीनेशन के बाद जो आप पहले ले रहे थे। आपको मैं गारंटी करता हूं कि अगर आप वैक्सीनेशन लेते हो और प्रिकॉशन लेते हो, आपको कोविड नहीं होगा। जी,
थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों की वैक्सीनेशन कहाँ कहाँ लग रहा है और कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कब आपको जाना है और आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है पहले, फिर आपको मैसेज आ जाता है कि इस दिन आप आकर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश तो करिए ना। और डॉक्टर साहब एक बात ये भी है कि हमें जब बुखार होता है आजकल और बुखार होता है तो हम सोचते हैं कि पैरासीटामोल खा लेते हैं क्योंकि हर जगह उपलब्ध है, और खाने के बाद थोड़ा सा बुखार कम हो जाता है, हम सोचते हैं कि हाँ सब ठीक है। लेकिन ये जो सिम्टम्स की बात हम कर रहे हैं कि बुखार हुआ और अगर स्मेल चली गई, टेस्ट नहीं आ रहा है और खांसी है, कोल्ड भी है, तो ऐसे में टेस्ट करवाना चाहिए। टेस्ट तो ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आप अगर पॉजिटिव हैं तो आपको आइसोलेट करना ज़रूरी है, क्वारंटाइन करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लो आप पॉजिटिव हैं और टेस्ट नहीं करा रहे तो आप जितने कोई साथ कांटेक्ट में आ रहे हो उनको आप स्प्रेड कर रहे हो इन्फेक्शन। इसी तरह तो ये बढ़ती है जी। तो इसलिए वो टेस्ट कराना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ये भी बात सुनने में आती है, सब कहते हैं कुछ नहीं है, कोरोना ऐसे ही है। ठीक है भाई, तो आप जो कहते हैं उनको कहो कि ठीक है, मेरे अगर आपको लगता है तो आप ये लोग मर किस चीज़ से रहे हैं, जी। कैसे हो रहा है। और जो जितने साइंटिस्ट हैं वो सब ऐसे ही बोल रहे हैं कि ये वायरस सबने आइसोलेट कर रखी है, ग्रो कर दी है लैब में, इट इज़ देयर अवेलेबल, एंड सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं, वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस हुई है, किससे हुई है, वायरस से ही हुई है। जी। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, इसको तो आपको बिल्कुल कट कर देना चाहिए। ये अवधारणाएं दोस्तों ना पालें और समझें कि ज़रूरत क्या है। डॉक्टर साहब इम्यूनिटी की बात करते हैं, एक बात इम्यूनिटी पर बड़ी चर्चा होती है कि अगर आपकी इम्यूनिटी जो है, प्रतिरक्षण प्रणाली जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको कुछ नहीं होगा, और उसके लिए ये भी है कि आप ये खा लो, वो खा लो, ये पी लो। तो क्या किया जाना चाहिए और क्या इम्यूनिटी के बारे में कहेंगे? देखो, इम्यूनिटी सबकी डिफरेंट होती है, जी। दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, मतलब अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है। बट खाना ठीक है, आप अच्छी डाइट रखो, बैलेंस डाइट रखोगे, आप ठीक रहोगे। ये नहीं कि ये खा लो तो बेटर होगा, ये तो अभी कोई स्टडीज तो है नहीं जी। कोई ऐसे साइंटिफिक स्टडी नहीं है। बट उसमें यह है कि हाँ कुछ चीज़ें हो सकता है आपको हेल्प करे, बट वो प्रूवन नहीं है। सो इसलिए खाना आपको बैलेंस डाइट, अच्छा पौष्टिक खाना होना चाहिए, बस उतना होना चाहिए। और इम्यूनिटी जो है किसी की स्ट्रॉन्ग या लेस नहीं होती, कई बार वो रिस्पॉन्स कैसे करता है वायरस को। मैंने वही कहा कि अगर आप घूमने चले गए, आपको डोज वायरस की ज़्यादा मिली, आपकी जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, आप जितने मर्जी तगड़े पहलवान हो, ये वायरस नहीं छोड़ेगा। जी। बहुत तगड़े पहलवान भी हैं, और अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आपके डोले शोले बड़े अच्छे हैं, होता है हम ऐसे करके बाहर निकलते हैं, मास्क तो पहना नहीं होता और हम सोचते हैं कि क्या कोरोना कर लेगा हमारा। हमने खुद देखा है लोगों को, और आप उन्हें ये भी नहीं कह सकते देख के कि भाई डोले हैं, पहलवान हैं और बाहर घूम रहे हैं। आप उन्हें कहेंगे, कह भी कैसे सकते हैं कि भैया मास्क पहन लो, क्योंकि डर सा लगता है। बट उन्हें कोरोना से डर नहीं है। ऐसे लोगों को भी कोरोना हुआ है और अब वो उससे डरने लगे हैं, समझ रहे हैं कि कोरोना एक खतरनाक गंभीर बीमारी है। ये वायरस जब आता है तो किस तरह से आपको चपेट में लेगा ये कोई आज तक ना बता पाया है ना बता पाएगा। जिन्हें एसिम्टोमेटिक है, थोड़े से लक्षण हुए और वो आइसोलेट हो गए तो ठीक है, लेकिन ऐसे में अगर बाहर घूमते हैं, बेधड़क घूमते हैं, तो आप कितने लोगों को और बीमार कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक जो आजकल चर्चा चल रही है, सेकंड स्ट्रेन और नए म्यूटेंट्स की बात चल रही है, तो ये लगातार अपने आप को बदल रहा है, रूप कहता है कि चलो इस रूप पे आप अटैक करते हो, मैं दूसरा धारण कर लेता हूँ। ये जो आरएनए वायरस है, जैसे एक डीएनए होता है, एक आरएनए वायरस, दो किस्म के वायरस होते हैं। जो आरएनए वायरस है उसमें म्यूटेशन होती ही है। जी। जैसे आप मैं एक इन्फ्लुएंजा आपको पता होगा, जी। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे उसमें होती है इसमें भी म्यूटेशन तो होती ही है। जी। बट अभी जो रिसेंट स्टडी आईसीएमआर ने भी वो उसने, आप देखो तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको, उन्होंने ये बताया कि जो वैक्सीन है, खासकर कोवैक्सीन और अदर वैक्सीन है, वो म्यूटेशंस के लिए तो अभी प्रोटेक्ट करती है।
जी। सो वैक्सीनेशन कराना उस टाइम भी इम्पोर्टेंट है। मुटेशन तो रहेगी, इसमें मुटेशन तो होती रहेगी, बट ये कितना हमको इससे घाटा होता है, या कई बार ये होता है कि मुटेशन से वायरस ख़त्म भी हो जाती है। जी। कि वो ऐसा होता है कि उसको वो मुटेशन इफेक्ट ऐसी करती है कि वो स्प्रेड करना कम हो जाता है। कई बार मुटेशन होती है कि वो स्प्रेड ज़्यादा करती है, जो इस टाइम है। सो वो दोनों तरफ जा सकता है। जी। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि हम अपने आप को सेफ रखें, बचाव जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ ये जाते जाते बोलना चाहूँगा, हम मलेरिया पे डिस्कस करना शुरू किया था। मलेरिया से भी पहले आप बचाव रख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। पर्सनल प्रोटेक्शन मतलब आप अपने आप को बचा सकते हो। नेबरहुड का मैंने बताया कैसे करना है। प्लस आप नेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। आप लोकल जो आपका बाम होता है, कई वो कॉयल होती है या लिक्विड होता है, वो भी यूज़ कर सकते हो। डेंगू भी उसी तरह आप बच सकते हो। और कोविड ऐसे, क्योंकि लास्ट में कोविड के बारे में भी बात हुई है, तो कोविड का तो आपको प्रिकॉशन सबसे सिंपल हैं। मास्क डालो, बाहर मत जाओ और हाइजीन मेंटेन करो, उससे आप बिल्कुल बच सकते हो। 95% तो आपको कुछ नहीं होगा। जी दर्शकों, जान गए ना आप कि आपको मलेरिया से भी बचना है, खुद ध्यान रखना है। डेंगू जब आएगा, वो टाइगर मच्छर काटने को आता है, तो किस तरह से वो पनपता है ये भी आप जानते हैं कि आपको जो अपने आसपास पानी भरा रहता है वो सारी चीज़ें साफ करनी है। और दूसरा, जब हम बात करते हैं कोविड की, कोरोना की, तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, 2 गज की दूरी ज़रूरी है, और सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, और घर से बाहर तभी निकलना है जब बहुत ज़रूरी है, और वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी मास्क पहने, और वही रिस्ट्रिक्शन अपने आप पर बांधे रखें कि मैं घर से बाहर जाऊंगा तो मास्क पहनूंगा, 2 गज की दूरी रखूंगा और हाथ साफ रखूंगा। और वैसे विशेषज्ञ कहते हैं, और एक बात है कि कहते हैं कि अपने टी पॉइंट को बचा के रखें। बार बार हमारा हाथ जो है वो यहाँ जाता है, तो आपने कहीं सरफेस को टच किया, उसके बाद हाथ यहाँ लगा दिया। जब भी आप बाहर हैं, टी पॉइंट को बचाए रखेंगे तो आप अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। आज के स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में बस इतना ही। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।